नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अजमेर पहुंचने पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। सचिन पायलट ने अजमेर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हरियाणा के चुनाव परिणाम उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहे। उन्होंने कहा कि जनता की सरकार से नाराजगी के बावजूद भी चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना चौंकाने वाला है। आप लोग शॉर्ट नोटिस पर यहाँ अजमेर में आए हो और आज मेरा अजमेर ज़िले में कुछ 2-4 कार्यक्रम थे तो मैं किशनगढ़, पुष्कर अभी अजमेर में आया हूँ। सबसे पहले तो जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसमें जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं समझता हूँ कि सारे अनुमान, सारी उम्मीद, सारे सर्वे, सारा फीडबैक जिस दिशा में संकेत करता था उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। और हरियाणा में जो लगभग पूरे देश में इस बात को सब सर्वसम्मति से मानते थे कि वहाँ अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, और जब परिणामों की गिनती चालू हो रही थी मतगणना की, तब रुझान एक तरह के थे। अचानक रुझान बदले और उसके बाद लगातार भाजपा को बढ़त मिली है। इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कल निर्वाचन आयोग में कुछ ज्ञापन दिए हैं 15-20 सीटों पे, जहाँ पे उनको आशंका थी कि उम्मीदवारों को संतुष्टि नहीं है मतगणना की प्रक्रिया से, तो उसका निराकरण निर्वाचन आयोग करेगा। कुछ लिखित कंप्लेन एआईसीसी ने भी दी है, वो तो है निर्वाचन आयोग का और हमारे कैंडिडेट्स का जो संवाद और एआईसीसी ने किया है। लेकिन ये बात सच है कि उम्मीद से बिल्कुल विपरीत वहाँ परिणाम आए। मैं समझता हूँ सभी लोग बोलते थे, मानते थे कि वहाँ पे 10 साल से जो सरकार थी उससे ना तो जनता खुश थी और ना शायद भाजपा खुश होगी, क्योंकि तभी 9 साल के बाद उन्होंने खट्टर साहब को वहाँ हटाया और एक नए मुख्यमंत्री को बनाया। अगर 9 साल का कार्यकाल इतना बढ़िया था, इतनी अच्छी गवर्नेंस थी हरियाणा सरकार की, तो कोई ज़रूरत नहीं थी मुख्यमंत्री बदलने की। मुख्यमंत्री बदले इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे असंतोष था, गवर्नेंस हो नहीं रही थी, किसान नौजवान सब परेशान थे। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन किया, जिस ताकत से हम लोग चुनाव लड़े, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए। और जैसा राहुल जी ने भी कहा है कि इन परिणामों की हम लोग समीक्षा करेंगे और जो करेक्टिव मेजर्स उठाने उसको उठाएंगे। फीडबैक हम लोग ले रहे हैं हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश के नेताओं से, और हम उचित कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा गठबंधन था इंडिया अलायंस का, वहाँ पर स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की, एनसी कांग्रेस की। वो वहाँ पर भी परिसीमन किया गया, तमाम तरह की अड़चनें लगाई गई, छोटे छोटे दलों से पर्दे के पीछे से चुनाव लड़वाया गया ताकि जो हमारी कश्मीर प्रोविंस के जो वोटें थी उन वोट का बंटवारा हो। लेकिन लोगों ने समझदारी करी और अपना वोट ज़ाहिर नहीं किया, वोट खराब नहीं किया, और हमारे अलायंस को वोट देकर एक स्पष्ट और ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई सरकार के गठन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो एक जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश दिल्ली से की गई थी, उसकी भरपाई हो पाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, अमन चैन और फैलेगा। और खासकर जम्मू संभाग में, जहाँ पहले कभी भी आतंकवादी घटनाएं होती नहीं थी, उस जम्मू संभाग में पिछले साल भर में लगातार वहाँ घटनाएं हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए हैं। उस पर भी नई सरकार बनने के बाद अंकुश लगेगा और एक नई शुरुआत उस जम्मू कश्मीर में होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था, जो छीन कर उसको यूटी बनाया गया था, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम उसको करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेटहुड बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल पाएगा। आप बोलो क्या कहना। हरियाणा चुनाव के बाद आगे राजस्थान में भी 7 सीटों पे चुनाव होने हैं, इसको लेके कांग्रेस में देखिए, जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, ये पहली बार हुआ है कि 10 महीने हैं सरकार को बने हुए। इन 10 महीनों में आम चुनाव भी हो गए, लेकिन जिस प्रकार का सरकार का निर्माण हुआ था, जब भी जनता सरकार बनाती है कुछ उम्मीदों के साथ बनाती है। दुर्भाग्यवश राजस्थान के अंदर सब कुछ चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रखा है, अफसरशाही हावी है, सत्ता के अनेकों केंद्र बन गए हैं। मंत्री इस्तीफा देके बैठे 3 महीने से, पता नहीं कि वो मंत्री हैं कि नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी अपना काम करने में उनको छूट नहीं मिल रही है, और सत्ता संगठन के अंदर सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है। तो जो कन्फ्यूजन हो रहा है उससे लोगों के काम हो नहीं पा रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, निर्माण के विकास के जो काम थे लगभग ठप पड़े हैं, बजट आवंटन नहीं हो रहे हैं,
फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं मिल रही है, जो काम लास्ट गवर्नमेंट ने किए थे उनको भी रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 महीने में इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खो दे, पहली बार मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है और जो सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी किसी सूरत में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे खुद की उनके बजट घोषणाएं हों, और हर तरफ सरकार फेल हो रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि खिंचाव बहुत ज़्यादा है सरकार के अंदर, और जो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसका खामियाजा जो है वो जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक उपचुनाव की बात आपने पूछी है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजस्थान में जब भी उपचुनाव डिक्लेयर किए जाएंगे सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम लोगों ने बहुत पहले से अपनी तैयारी कर रखी है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हरियाणा के चुनाव का प्रभाव इन उपचुनाव में पड़ेगा, क्योंकि अलग राज्य है, अलग परिस्थिति में उपचुनाव हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के अंदर जहां पिछले चुनाव लगातार हम लोग सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार हम 11 जगह भाजपा को हमने पराजित किया है। इसलिए उपचुनाव में अधिकांश सीटें हमारे पास थी और मैं समझता हूँ 7 सीटों पर चुनाव होगा। उपचुनाव सभी सीटों पे कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और कोट परिसर स्थित न्यायेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्रि पर्व के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूजा के उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरित भी किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में न्याय अधिकारी, कर्मचारी और वकील उपस्थित होकर पूजा में शामिल हुए और माता का आशीर्वाद लिया। देखिए, नवरात्र का महापर्व अभी भारत में चल रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज न्यायलेश्वर महादेव मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया तथा माताजी का श्रृंगार कर उनको सुशोभित किया गया और महाआरती में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया और यहाँ पर सभी के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। माताजी के प्रसाद का भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित किया जा रहा है और इस महाआरती में सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये सभी ने दुआ की है कि न्यायेश्वर महादेव मंदिर सब पर अपनी कृपा बरसावे और मातेश्वरी सब पे अपनी कृपा रखते हुए उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। आपका नाम? राजेश यादव, सचिव जिला बार एसोसिएशन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त एकीकृत जिला शाखा अजमेर द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस ज्ञापन में राजस्थान पुलिस विभाग के कर्मचारियों की लंबित और महत्वपूर्ण मांगों पर तत्काल ध्यान देने की अपील की गई है। ज्ञापन में पुलिस कर्मचारियों की सेवाओं और उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आज एकीकृत महासंघ के बैनर पे हमने राजस्थान के जो पुलिस कर्मचारी है उनकी मांगों के लिए ज्ञापन दिया है। उनकी 8 सूत्री मांग पत्र है जो हमने जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के गृह मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। उनकी मेन मांगे जो है उसके अंदर ये है कि विगत 5 साल से पुलिस कर्मचारियों के हर कैडर की डीपीसी नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि महासंघ ने मांग की है कि उनकी पदोन्नतियां, जब एक तरफ सरकार कह रही है कि हर वर्ष की जाए पदोन्नति, तो 5-5 साल से एक पुलिस कर्मचारी की पदोन्नति रुकी हुई है, उसको तत्काल प्रभाव से पदोन्नति दी जाए। दूसरा, पदोन्नति दोगे तो आप पद खाली होंगे और पद खाली होंगे तो नई भर्ती होगी और नई भर्ती होगी तो रोजगार मिलेगा। तो ये भी हमारी डिमांड है। दूसरा, हमारे पुलिस कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश की घोषणा सरकार ने की थी, उसको साप्ताहिक अवकाश को बंद कर दिया है। तो हमने कहा कि भाई इस साप्ताहिक अवकाश को वापस चालू किया जाए। एक, हमारे पुलिस कर्मचारियों के जो भी भत्ते हैं वो यथावत रूप से पहले के पुरानी पद्धति पे चल रहे थे, उनको नई पद्धति के ऊपर महज भत्ता और अपने ग्रामीण भत्ता और आपके ये जो वाहन भत्ता है ये दिया जाए। एक, हमारे पुलिस कर्मचारी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको जो HRA है, जो उनका मकान किराया भत्ता है, वो शहरी क्षेत्र में 20% मिलता है। तो हमने मांग करी है कि 10% से 15% उनको दिया जाए। और एक, अजमेर के अंदर जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर और पूरे राजस्थान में जो पुलिस के क्वार्टर्स है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं। तो हमने मांग करी है कि अजमेर के अंदर पुलिस कर्मचारियों के लिए वापस से बजट अलॉटमेंट होके और एक नई कॉलोनी बने उनके लिए। और एक, अजमेर के अंदर महिला पुलिस एकेडमी की मांग करी है महासंघ ने। तो ये हमारी 8 सूत्री मांग पत्र था, तो हमने कलेक्टर साहब के और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्फत महासंघ के पदाधिकारियों ने मिलकर सभी ने और जाके कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन दिया। पुष्कर के उपखंड कार्यालय में आज आयोजित हुई उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में पेयजल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं के मुद्दे छाए रहे। एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में लोगों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। अभी 2 प्रकरण सामने आए। पुष्कर जो सरोवर है उसकी फीडर की मरम्मत करवाने के लिए, और एक जो समरी सेटलमेंट का इश्यूज है जो काफ़ी पुराना ज़िले में चल रहा है, उससे रिलेटेड भी एक इशू है। उपखंड स्तरीय आज जनसुनवाई में बैठक रखी गई। उसके अंदर पुष्कर के जनहित के मामले
पानी है, पानी कम से कम कई मोहल्ले में तो 72 घंटे में आ रहा है, कहीं 90 घंटे में पानी आ रहा है, कोई सुधार नहीं है। बार बार मीटिंग में आते हैं। तो आज नए तहसीलदार जी आए, उपखंड अधिकारी जी गौरव साहब, वो आज अजमेर में कोई मीटिंग है उसमें गए हुए हैं। हमने इनको 3 तो ज्ञापन दे दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज जनसुनवाई में भी आके इनको बोला है, तो कोई निस्तार नहीं हुआ। अस्पताल की दीवार 2 महीने से गिरी हुई है। अगर अस्पताल की दीवार अगर नहीं सुधरती है, कहीं वो ट्रांसफ़र की जनहानि हो जाएगी, भारी जनहानि हो जाएगी। और इसके अंदर अंबेडकर कॉलोनी है, थड़ा मोहल्ला है, रेत की गली है, ऊंचाई स्थानों पे कम से कम बिसलपुर में इतना अथाह पानी आ गया है, जो कल ही गेट बंद करे 2 साल का पानी इन्होंने छोड़ दिया। वही 2 साल का आम जनता को, पब्लिक को पीने के लिए पानी मिलता तो रात की बड़ी बात होती। लेकिन यहाँ कोई ऐसा कोई सुनने वाला है नहीं। जब तक अधिकारी स्ट्रॉन्ग, स्टिक और सख्ती से, जब तक निचले स्तर के जो कर्मचारी है, अधिकारी, उन पर सख्ती नहीं आएगी, तब तक तो मेरे को लगता नहीं है कि उस कर्मी के जन समस्या का सुधार। बार बार ज्ञापन आके दे दो, यही है। इधर जनता का मुद्दा नहीं उठाएं तो जनता देखती है। तो इस कारण आज तहसीलदार जी नए आए हैं, इनको आज बताया गया है कि जो पिछली हमारी शिकायतें थी उसका निवारण करो और आम जनता को राहत पहुँचाई जाए। मेरा नाम जगदीश कुड़िया पुष्कर। ये ज्ञापन है, हम ये बार बार दे रहे हैं ज्ञापन। आज भी ये ज्ञापन है। ये तहसीलदार साहब है, एसडीओ साहब तो है नहीं कैम्प में के अंदर, और उनको इस वापस दिया गया है कि जमाबंदी में और नक्शे में अनेक त्रुटियां हैं। अनेक के जो ज़मीनें हैं, ज़मीन रजिस्ट्री हुई है 20-20 साल पहले के दाखिलकार खुले हुए हैं, और उनके संबंध में क्या है कि उस ज़मीनों को सिवाय चेक करके आज एडीए के अंदर शामिल कर दिया गया। ये क्यों कि जब दाखिलकार खुले हुए हैं उसका मिलान क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी जो आधार जमाबंदी में तक दिया हुआ है, ये रोटेशन जमाबंदी जो बनाई, इसके अंदर अनेक ऐसी त्रुटियां की गई है कि जिससे किसानों की एक दूसरे की ज़मीनें नाम चढ़ गई। इसके अंदर वो दलाल लोग हैं, दलाल लोग इसको बेच रहे हैं, दलाल लोग मज़े उड़ा रहे हैं, किसान कोर्टों के चक्कर लगा रहा है, और कई किसानों को ये भी पता नहीं है कि जिस ज़मीन पे मैं बैठा हूँ वो ज़मीन मेरी है या नहीं है। उस ज़मीन को दलाल लोग बीच में बेच के, और इस तरीके से ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। इस संबंध में हमने बार बार जो कैंप लग रहे हैं, इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट सहित एसडीओ साहब कैंप अधिकारी एसडीओ साहब और तहसीलदार साहब को दे रहे हैं। लेकिन इस प्रकरण में जब हमारे फ़ोन पे ये मैसेज आ जाता है कि आपका निस्तारण है, ये इसको रद्द कर दिया जाता है, तो फिर हमारा देने से क्या उचित है, जब हकीकत हमारी वाजिब मांग है। अगर गलत मांग हो तो उसको नहीं सुधारे। लेकिन जो रेवेन्यू संबंधी त्रुटियाँ हैं, सेटलमेंट है 2 गाँवों का अभी सेटलमेंट है, 4 तहसीलों का सेटलमेंट होना था, सरकार ने इनके पैसे जमा कराए हुए हैं, फिर भी ये सेटलमेंट नहीं हो रहा है। सेटलमेंट में पटवारी और इसको गिरदावर को साथ लेके अगर मौके पे जाके कराया जाए तो ये सेटलमेंट से ही होगा, मौके की स्थिति साफ हो जाएगी। आपका नाम बताइए। मोहन सिंह रावत, पूर्व उपप्रधान। नहीं, हमारे क्या है कि हमारे पुष्कर तहसील के अंदर जो नक्शा है, जमाबंदी है, उसके बारे में जब जिला मेंबर था तो उस टाइम सरकार को लेकर सरकार ने 5 बार लिख करके ये विभाग को दिया कि इसका जमाबंदी और नक्शा दुरुस्त किया जाए, क्योंकि नक्शा हमारा 70 से 80% गलत है। और जो भी हमारी ज़मीन खाददारी ज़मीन जो शिवाय जो पूर्व में 4 साल में वर्किंग जमाबंदी खाददारी दर्ज है, और उस पर एसडीओ का आदेश तक किए हुए हैं, लेकिन शुल्क बंटवारा है और वर्किंग के नामांकन है, कई ऐसे प्रकरण हैं जिनको छोड़ दिया गया। और अभी जो वर्तमान सेटलमेंट हो रहा है उसके अंदर ये लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, केवल के जमाबंदी लोग हैं, हम इस जमाबंदी को छेड़ ही नहीं सकते। जबकि हमारे गांव के अंदर घनाड़ा गांव की जमाबंदी तो इतनी गलत है कि जिसकी कल्पना नहीं कर। बेचारे किसान को ये पता नहीं कि मेरे खेत के खसरा कहाँ हैं, तो उस किसान को क्या पता कि मेरी जमाबंदी, वो जमाबंदी देखता किसी को जाके दिखाता है कि भाई कि मेरी जमाबंदी देखता हूँ उसमें मेरा नाम है या नहीं है, तो देखता है कि एडीए मिलती है। कई प्रकरण ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं, लेकिन प्रशासन के बार हम गनाड़ा कैंप के अंदर कलेक्टर साहब आए थे तो उनको कहा, तो उन्होंने कहा मैं देखती हूँ। मंत्री जी यहाँ आए थे, कैंप लगाया था, उनको भी कहा, पुष्कर सरोवर होटल में दिया था, वहाँ भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज दिन तक हमारी समस्या का समाधान नहीं आया। किसान परेशान है। यदि आने वाले समय में हमारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया तो काश्तकार एक बड़ा भारी आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा।
आपका नाम बताइए। मदन सिंह। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज अजमेर के सोफिया कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक तनाव को कम कैसे किया जा सकता है इस विषय पर एक अंतर महाविद्यालयी नाटक प्रतियोगिता आयोजित की गई। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और इस बार का जो हमारा थीम है वो है मानसिक तनाव, जो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस जो रहता है उसको कैसे कम किया जाए। आज जो हमने कंपटीशन रखा है इंटर कॉलेज यूथ के लिए रखा है, ताकि यूथ के अंदर अवेयरनेस आ सके कि कैसे प्रोग्राम्स, कैसे मेंटल हेल्थ क्या होती है, अगर मानसिक परेशानी है, किसी भी प्रकार की उनको तनाव है, परेशानी है, बीमारी है, अलग अलग रोग होते हैं, तो उनको किसको अप्रोच करना चाहिए, परिवार वालों से बात करनी चाहिए, स्पेशलिस्ट साइकाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और ये एक टैबू नहीं है, ये एक स्टिग्मा नहीं है, एक भ्रांति नहीं है। मानसिक दिमाग भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और दिमाग ठीक रहेगा तो पूरा इंसान, व्यक्तित्व पूरी तरह से अच्छा रहेगा। तो इस कार्यक्रम का करने का उद्देश्य यही है कि बच्चों में, युवाओं में इस बारे में अवेयरनेस फैले और युवा खुलकर इसके बारे में बात कर सके। क्या वजह क्या हो रही है इसकी, जो स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, क्या मानते हैं आप? बहुत सारी, अभी ज़िंदगी में इतनी भागदौड़ हो गई है कि हर चीज़ का अचीवमेंट, हर चीज़ हर जने को चाहिए। हाँ, ग्रुप कंपटीशन बढ़ गया है, स्टूडेंट्स का अगर हम लें तो कंपटीशन बढ़ गया, छोटे छोटे बच्चों में ये भी करना है, ये भी करना है। बच्चों से ज़्यादा माता पिताओं में कंपटीशन हो गया है कि हमें अपने बच्चों को क्या क्या कराना है, ये भी कराना है, ऑलराउंडर बनाना है, हर चीज़ करवानी है। उसके अलावा वर्क प्लेस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है ना, वो है क्रोध, कि सहन शक्ति सब में कम हो गई है। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में उकसा जाते हैं, आपस में बात नहीं कर पाते हैं। तो और मोबाइल, जो मीडिया है वो बहुत बड़ा, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, वो एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, जिसकी वजह से कंपैरिजन्स होने लगे हैं। बहुत देर तक इस पे टाइम स्पेंड करने की वजह से भी प्रॉब्लम, मानसिक तनाव होने लगता है। सोशल मीडिया जो इंटरनेट है, दैट इज़ ऑल्सो बिकम अ डिसऑर्डर, ये भी एक डिसऑर्डर बन गया और इसका एडिक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी उभर कर आने लगा है, एक रोग की तरह उभर कर आने लगा है इसकी लत, और इन सब चीज़ों की वजह से भी परेशानियां बढ़ने लगी हैं। मैम कौन सी कॉलेज में आए हैं? कौन सी कॉलेज में आए? हम लोग सोफिया कॉलेज के तत्वाधान के साथ कर रहे हैं। गॉड मेंटल हेल्थ क्लिनिक सोफिया कॉलेज के साथ मिलकर ये प्रोग्राम कर रहा है, तो सोफिया कॉलेज में हम ये सारी कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे इंजीनियरिंग, विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो कोएड वाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, विवेकानंद यूनिवर्सिटी जयपुर से आई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ से है, सोफिया कॉलेज खुद भी है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनीषा गौर। देखिए, मानसिक आरोग्य जो है वो हम सब के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। विश्व भर में लगभग आप ये माने कि 100 करोड़ लोग आज मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं और इतनी बड़ी संख्या को सर्विस प्रोवाइड कराना, उनकी देखभाल करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम मिलके एक समाज के तौर पे, व्यक्ति के तौर पे इन रोगों की रोकथाम के उपाय करें, इनके इलाज की व्यवस्था करें, इनके समूल नाश की व्यवस्था करें। DPADL अजमेर प्रबंधन ने आज उद्योग जगत के महानायक पद्म विभूषण रतन टाटा के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। रतन टाटा के योगदान को न केवल भारत बल्कि विश्व भर में अत्यधिक सम्मान और सराहना प्राप्त है। उनके निधन की खबर से पूरा देश शोकाकुल है। DPADL अजमेर ने अपने अजमेर स्थित सभी कार्यालय स्थलों पर विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। DPADL अजमेर प्रबंधन ने आज मां भारती के सच्चे सपूत और उद्योग जगत के महानायक पद्म विभूषण परम श्रद्धेय रतन टाटा के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। रतन टाटा के योगदान को न केवल भारत बल्कि विश्व भर में अत्यधिक सम्मान और सराहना प्राप्त है। उनके निधन की खबर से पूरा देश शोकाकुल है। DPADL अजमेर ने अपने अजमेर स्थित सभी कार्यालय स्थलों पर विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर रतन टाटा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रबंधन ने इस मौके पर रतन टाटा के व्यक्तित्व, उनके सामाजिक और औद्योगिक योगदान को याद किया। रतन टाटा ने अपने जीवन में मानवीयता, उदारता
और सेवा की जो मिसाल पेश की वह सदैव अनुकरणीय रहेगी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यापारिक उपलब्धियां हासिल की बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रबंधन ने सभी से रतन टाटा के विचारों और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। TPADL अजमेर परिवार ने एकजुट होकर इस कठिन समय में उनकी महान आत्मा की शांति और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को पुष्कर पहुंचे। पुष्कर पहुंचने पर अंबेडकर सर्किल के बाहर PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पायलट का भव्य स्वागत किया। इसके बाद पायलट गोपाल गुर्जर के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, जहां पायलट ने स्वर्गीय गोपाल गुर्जर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ दिनों पूर्व गोपाल गुर्जर का आकस्मिक देहांत हो गया था। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को पुष्कर पहुंचे। पुष्कर पहुंचने पर अंबेडकर सर्किल के बाहर PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पायलट का भव्य स्वागत किया। इसके बाद पायलट गोपाल गुर्जर के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, जहां पायलट ने स्वर्गीय गोपाल गुर्जर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ दिनों पूर्व गोपाल गुर्जर का आकस्मिक देहांत हो गया था। किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व मसूदा विधायक राकेश पारिक, कांग्रेस महेंद्र सिंह, हाजी इंसाफ अली, कमल बाकोलिया, एडवोकेट हरी गुर्जर के अलावा कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आज पुष्कर के अंबेडकर सर्किल के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय जोशी, एडवोकेट सरेंद्र वैष्णव, कांग्रेस नेता दामोदर मुखिया, पूनम चंद परोसिया, वैद्यनाथ पाराशर, जगदीश कुड़िया, गोपाल तिलोनिया, गोपाल जांगीड़, सोनू नागोरा, विकास मुखिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। लायंस क्लब अजमेर आस्था एवं संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाथीवाटा के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान के तहत अजमेर के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से आमजन को जागरूक किया गया। क्लब अध्यक्ष लायन रूपेश राठी ने बताया कि कार्यक्रम संयोजक लायन अतुल पाटनी के संयोजन में क्लब सदस्य एवं स्कूल के विद्यार्थियों के साथ विद्यालय की शिक्षिकाओं का सहयोग लेते हुए हाथों में तख्तियां लेकर आमजन को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया गया। तूने खुद ही अपना गला दबाया, ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। मैं जिंदगी का जश्न बनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। माइक तो ले। अरे भैया मीठा खा रहे हो आप? हम गुटखा खा रहे हैं। मतलब मावा खा रहे हो? हाँ। तुम बताओ, तुम भी खाओगी क्या? नहीं भैया, मैं भी नहीं खाऊंगा। बल्कि मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी ये मत लो। आपको पता है इससे फेफड़े, मुंह और नाक में कैंसर होता है। कैंसर पता है इसका परिणाम क्या है? आपको खाना है तो खाओ, तो आप खाओ। मुझे माफ करना भैया, अब मैं चलता हूँ। दे दो। चार बोतल वोडका, ना मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोके, ना किसी ने टोका। चार बोतल तेरा रोज का, नाम तेरा रोज का, देखते हैं भविष्य में तेरा क्या हो जा। देखो रमेश भैया ने ये क्या कर दिया है, थूक के सारा पर्स लाल कर दिया है। माँ जी, ओ माँ जी, देखो ना कमलेश भैया ने ये क्या किया। भगवान, इसका मैं क्या करूं, सब कुछ बिगाड़ देता है। हाँ, जरा मेरे को 500 रुपए देना। अरे पिछले हफ्ते ही तो दिए थे। अरे हाँ, दे दो। मैं नहीं देने वाली, अपने बाबू जी से जाके मांग। क्यों चाहिए रे तेरे को 500 रुपए? देख रहा हूँ बहुत बिगाड़ रहा है तू। आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे आप भी बहुत सुधरे हो। बताओ, देखो बाप से ऐसे बात करता है। तो देखा आप सभी ने दर्शकों, ये बीड़ी, ये गुटखा, इससे बीमारियां होती है, बीमारियां। इसका अभी
बड़ा पहलू आना बाकी है, बाकी। लॉयंस क्लब अजमेर आस्था व लॉयंस क्लब अजमेर वेस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आज हमने एक नुक्कड़ नाटक संस्कार पब्लिक स्कूल हाथीपटा में जो है उनके बच्चों के साथ में आज हमने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक किया है, जिसके अंदर नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ है। अभी हमारा 8 दिवसीय लॉयंस सेवा सप्ताह चल रहा है, उसके अंदर प्रतिदिन क्लब द्वारा अलग अलग गतिविधि हो रही है। उसके अंदर आज हमारे प्रांतपाल के द्वारा जो निर्देशित कार्यक्रम है उसमें नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत आज सब बच्चों ने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटिका की प्रस्तुति दी है, जिसके अंदर हमने आमजन को ये संदेश दिया है कि गुटखा छोड़ो और शराब वगैरह जो भी नशा करते हैं उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है। आज अपन सब देख रहे हैं कि कैंसर एक बहुत भयावह रोग के रूप में उभरा है और आदमी इसके अंदर अपने परिजनों को छोड़ देता है और उससे पूरे समाज के अंदर जो गंदगी पैदा कर रहे हैं उसके लिए सभी को आज हमने ये संदेश दिया है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार की नाटिका हम अजमेर के विभिन्न स्थानों के ऊपर कर रहे हैं। आज मैं अतुल पाटनी, पूर्व संभागीय अध्यक्ष, मेरे साथ में हमारे क्लब के अध्यक्ष लॉयन रूपेश जी राठी और लॉयंस क्लब अजमेर वेस्ट के अध्यक्ष सीपी साहब मौजूद हैं और हमारे सभी क्लब सदस्यों ने आज यहाँ पे बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लिया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज़।